वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। योगी सरकार के 100 दिन प्लान में शामिल 28,000 स्कूल्स की कुंडली तैयार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार प्रदेश की सत्ता की कमान संभालने के बाद 100 दिनों का जो एक्शन प्लान तैयार किया था, उसमें यूपी बोर्ड से जुड़े 28,000 राजकीय सहायता प्राप्त और वित्त विहीन स्कूल्स को लेकर एक महत्वपूर्ण योजना साकार हो गई है। अब इन सभी स्कूल्स की कुंडली एक क्लिक पर उपलब्ध है। माध्यमिक विद्यालय नवीनीकरण मिशन के तहत बोर्ड ने स्कूल्स का वेब पेज अपनी वेबसाइट पर पहचान नाम से अपलोड कर दिया है। इसका उद्देश्य लोगों को उनके क्षेत्र के स्कूल्स के विषय में जानने पहचानने का अवसर देने के साथ उसके उत्कर्ष में योगदान के लिए प्रेरित करना है। फार्मेसी की पढ़ाई शुरू करेगा पुनर्वास विश्वविद्यालय, जल्द ही काउंसिल में किया जाएगा आवेदन। फार्मेसी के क्षेत्र में बढ़ रही संभावनाओं को देखते हुए डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में इसकी पढ़ाई की कवायद शुरू हो गई। इसके लिए उपनिदेशक नामित कर विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया। जल्द ही विश्वविद्यालय शासन व फार्मेसी काउंसिल में आवेदन भी करेगा। कोरोना काल के बाद विद्यार्थियों का फार्मेसी में रुझान बढ़ा है। इसे देखते हुए कई विश्वविद्यालयों ने इसकी पढ़ाई शुरू की है। अब पुनर्वास में भी कवायद शुरू हो गई। रजिस्ट्रार रोहित सिंह की ओर से जारी सूचना में कहा गया कि विश्वविद्यालय स्ववित्त पोषित योजना में इस रोजगार परक पाठ्यक्रम को शुरू करेगा। यूपी में 2023 में योगी सरकार देगी 5.5 लाख युवाओं को रोजगार, जाने पूरी डिटेल। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के जरिए रोजगार सृजन की योगी सरकार की कोशिशें रंगलाती दिख रही हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर शुरू हुआ समझौता ज्ञापन का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस कड़ी में प्रदेश सरकार को 30 नवंबर तक 1.68 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। इसमें 1.25 करोड़ के प्रस्ताव पर एमओयू की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल खत्म। उत्तर प्रदेश में 4 दिन से चल रही बिजली कर्मियों की हड़ताल 5वें दिन खत्म हो गई, जिसके बाद प्रदेश में बिजली आपूर्ति फिर से बहाल कर दी गई। बिजली कर्मचारियों के संगठन के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के बाद हड़ताल की समाप्ति पर सहमति जताई गई। इस बात की जानकारी अपर मुख्य सचिव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को दी। उन्होंने ये भी बताया कि हड़ताल की समाप्ति के साथ ही बिजली आपूर्ति सुचारू कर दी गई। बनारस आएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। G20 के शिखर सम्मेलन में वाराणसी में प्रस्तावित 6 बैठकों में आने वाले मेहमानों की अगवानी के लिए शहर को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 11 दिसंबर को वाराणसी दौरे पर आएंगे और बैठक व अन्य आयोजनों के लिए स्थान का चयन कर कार्यक्रम पर फाइनल मोहर लगाएंगे। वाराणसी में राष्ट्रीय अध्यक्षों की बैठक के साथ ही राजदूतों का सम्मेलन कराए जाने की तैयारी है। इसके लिए हस्तकला संकुल, काशी विश्वनाथ धाम परिसर और बीएचयू के सभागार सहित अन्य स्थलों पर आयोजन का प्रस्ताव है। राज्य सेतु निगम व राजकीय निर्माण निगम के खराब परफॉर्मेंस वाले एमडी बदले। यूपी सरकार ने खराब परफॉर्मेंस वाले राज्य सेतु निगम और राजकीय निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक बदलने का फैसला किया है। योगेश पवार राजकीय निर्माण निगम और राकेश सिंह सेतु निगम के अगले एमडी होंगे। इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी हो गया। पिछले कुछ समय में सेतु निगम और निर्माण निगम के टर्नओवर में भारी गिरावट आई। इसके चलते मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में एक सर्च कमेटी बनाई थी। परिवहन मंत्री ने दिए निर्देश, कोहरे को देखते हुए अपनाए जाएं सुरक्षा मानक। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने निर्देश दिए हैं कि यात्रियों को सुरक्षित परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु शरद ऋतु में कोहरे के दृष्टिगत नियंत्रित सुरक्षित बसों के संचालन हेतु एक विशेष अभियान चलाया जाए, जिसमें बसों में निर्धारित क्वालिटी के रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगे हों। सभी बसों की विद्युत वायरिंग की दशा ठीक हो, हेडलाइट, बैकलाइट, टेल लाइट और साइड इंडिकेटर लाइट एवं हॉर्न सही तरह से कार्यरत हों। थम गया चुनाव प्रचार, अब मतदाता करेंगे वोट का वार। 5 दिसंबर का इंतजार। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में लगभग 1 माह बाद शनिवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया है। चुनाव प्रचार थमने से पहले भाजपा और सपा के नेताओं ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। अब 5 दिसंबर को होने वाले मतदान में मतदाता चुनाव लड़ रहे 6 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। सीएम योगी आज करेंगे गोरखपुर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर का शिलान्यास।
महानगर में जाम की समस्या से निजात और बाहरी हिस्से में सड़क यातायात को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर से पैडलीगंज तक 6 लेन फ्लाईओवर का प्रस्ताव बनाने का निर्देश दिया था। इसी परियोजना में देवरिया बाईपास को भी 4 लेन फ्लाईओवर से जोड़ा जाना है। सुगम यातायात के लिए मुख्यमंत्री 4 दिसंबर को शहर के पहले 6 लेन फ्लाईओवर की आधारशिला रखेंगे। साथ ही 4 लेन सड़कों की भी सौगात देंगे। रामगढ़ताल किनारे स्थित दिग्विजयनाथ पार्क में रविवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 950 करोड़ की लागत की 4 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। ट्रेन में जल्द भर रहा पानी तो यात्रा का समय हुआ कम। पूर्वोत्तर रेलवे ने तकनीक का इस्तेमाल कर ट्रेन की औसत रफ्तार बढ़ा दी। गोरखपुर, ऐशबाग, मऊ और लालकुआ स्टेशन पर क्विक वाटरिंग सिस्टम लगाया गया, जिससे 5 से 10 मिनट में 24 कोच की ट्रेन में पानी भरा जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके रेलवे प्रशासन ने स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव का समय कम कर दिया, जिससे यात्रा पूरी करने में कम समय लग रहा है। वायु गुणवत्ता सुधार मामले में ये शहर अव्वल, 174 शहरों की सूची में टॉप 2 पर यूपी का कब्जा। वायु गुणवत्ता सुधार में मुरादाबाद ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया। पार्कों के सुंदरीकरण, सड़कों की साफ सफाई, पानी छिड़काव समेत वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा शहर में किए गए कार्य की बदौलत महानगर को ये सफलता मिली है। भुवनेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में ओडिशा के वन और पर्यावरण मंत्री ने नगर आयुक्त संजय चौहान को 75 लाख रुपए का चेक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं दूसरे नंबर पर यूपी का फिरोजाबाद और तीसरे पर महाराष्ट्र का अमरावती रहा। यूपी की अंडर 19 टीम में कानपुर की 5 महिला खिलाड़ी शामिल। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की चयन समिति ने यूपी महिला अंडर 19 मैच के लिए 22 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। पुणे में 7 से 14 दिसंबर तक मुकाबले का आयोजन होना है। इसमें शहर की 5 महिला खिलाड़ियों का चयन हुआ। चुनी गई टीम में गरिमा यादव, शमा सिंह, सिद्धि सिंह, वर्षा शर्मा व अर्चना देवी का चयन हुआ है। यूपी के नए निकायों में भर्तियां फिलहाल टली। यूपी के नए निकायों में भर्तियां अब निकाय चुनाव के बाद होंगी। पहले ये भर्तियां पहले कराने की तैयारी थी, लेकिन समय कम होने की वजह से इसे टाल दिया गया। फिलहाल नए निकायों में अतिरिक्त प्रभाव देकर काम चलाया जाएगा। प्रदेश में वर्ष 2017 से लेकर अब तक 109 नई नगर पंचायतें बनाई हैं। प्रत्येक नगर पंचायतों में 5 पदों पर नई भर्तियां होनी है। इस हिसाब से 545 पदों पर भर्तियां की जानी है। नगर विकास विभाग ने नई नगर पंचायतों में पदों के सृजन का प्रस्ताव तैयार किया है। यूपी में पौराणिक 84 कोसी परिक्रमा 21 फरवरी से होगी। यूपी में इस बार मिश्रिक नैमिषारण्य के विख्यात 84 कोसी परिक्रमा का शुभारंभ 21 फरवरी से होगा। विभिन्न पड़ावों से होकर 3 मार्च को मिश्रिक पहुंचेगा रामादल। इसके लिए साधु संतों की बैठक हो चुकी है। इस बैठक में अव्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा हुई। 21 फरवरी को प्रथम पड़ाव कोरोना में होगा। 22 फरवरी को परिक्रमा पड़ाव गोमती नदी के पार हरदोई जिले में प्रवेश कर हरैया में ठहरेगा। 23 फरवरी को नगवा कोथावा, 24 फरवरी को उमरारी, 25 फरवरी को साकिन गोपालपुर में परिक्रमा पड़ाव पहुंचेगा। उपग्रहण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर मानचित्र तैयार करेंगे छात्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के छात्र अब आपदा प्रबंधन और पर्यावरण की पढ़ाई भी करेंगे। इसके लिए नई शिक्षा नीति के तहत सत्र 2023-24 से 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम आपदा प्रबंधक और पर्यावरण अध्ययन शुरू होने जा रहा है। इस पाठ्यक्रम के तहत 30 सीट्स पर प्रवेश लिए जाएंगे। पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों को पहले वर्ष में सर्टिफिकेट, दूसरे में डिप्लोमा, तीसरे वर्ष में स्नातक की डिग्री, चौथे वर्ष में ऑनर्स और 5वें वर्ष में परा स्नातक की डिग्री मिलेगी। एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर आए बड्डी और दासी। 1 करोड़ का डॉग कैनल बनाया गया। वाराणसी एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सीआईएसएफ ने अपने बेड़े में 2 श्वान, बड्डी और दासी को शामिल किया। इन श्वानों के रहने के लिए 1 करोड़ रुपए की लागत तैयार कैनल का भी उद्घाटन किया गया। इससे पहले एयरपोर्ट निर्देशक अरियमा सान्याल और सीआईएसएफ के डीआईजी सर्वश्रेष्ठ अंबेस्टा ने श्वानों को कॉलर व माला पहनाया। अब एयरपोर्ट की सुरक्षा में 4 श्वान तैनात रहेंगे। नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी।
नए साल में बड़ी खुशखबरी उनका इंतजार कर रही है। जी हां, लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार जनवरी में महंगाई भत्ता बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। नए साल से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के डीए हाइक का रास्ता साफ हो गया। श्रम मंत्रालय की तरफ से अगस्त के AICPI इंडेक्स के आंकड़े जारी कर दिए गए। इसके लगातार बढ़ने से 65 लाख कर्मचारियों का नए साल पर जनवरी में होने वाली डीए हाइक का रास्ता लगभग साफ है। इसके आधार पर कर्मचारियों के डीए में 4% की तेजी आना तय है। अब आधार के जरिए जल्द बन जाएगा डिजिटल पैन कार्ड, शुरू हुई नई सुविधा। अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना तो अब आधार के जरिए आसानी से कुछ ही घंटों में डिजिटल पैन कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे लोगों को पैन कार्ड के लिए ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आधार कार्ड की तरह ही पैन कार्ड एक अहम दस्तावेज है, जिसका उपयोग बैंक खाता खोलने से लेकर कई जगहों पर किया जाता है। पैन कार्ड का रिकॉर्ड आयकर विभाग के पास होता है, जो लोगों की वित्तीय जानकारी पर नजर रखता है। इस दस्तावेज के नहीं होने पर आप कई सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक की ओर से एक नई सर्विस शुरू की गई है, जिससे अब कुछ ही घंटों में डिजिटल पैन कार्ड पाया जा सकता है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एम्बेसी पर ताबड़तोड़ फायरिंग। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एम्बेसी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना में उसके राजदूत बाल बाल बचे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने काबुल में शीर्ष पाकिस्तानी राजनयिक उबैद उर रहमान निजामनी पर हत्या के प्रयास की निंदा की है। साथ ही उन्होंने मामले की तत्काल जांच की मांग की। हमलावर कथित तौर पर राजनयिक को मारने में नाकाम रहे, लेकिन काबुल में उनके मिशन के बाहर सुरक्षा गार्ड को घायल कर दिया। ओबीसी और SC/ST को लुभाने कांग्रेस ने बदली रणनीति। 7 दिसंबर यानी आगामी बुधवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। इसके मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए महंगाई, बेरोजगारी, चीन सीमा मामला समेत EWS आरक्षण और जातीय जनगणना का भी मुद्दा उठाने की बात कही। पार्टी के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस जातिगत जनगणना के पक्ष में है, इसे कराना जरूरी है। उन्होंने EWS आरक्षण को भी शीतकालीन सत्र में संसद में उठाने और उस पर चर्चा करने की बात कही। आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाएगी पोस्ट ऑफिस की स्कीम, मिलेंगे 30,000 रुपए। पोस्ट ऑफिस में निवेश करने वालों के लिए खुशखबरी है। स्कीम के तहत खाता खुलवाने के लिए आपको 4.50 लाख एक मुश्त जमा करने होंगे। इसके बाद आपकी उम्र 60 साल होने पर आपको 2500 रुपए प्रति माह मिलने शुरू हो जाएंगे। यही नहीं, पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम से आप 5 साल बाद सारी रकम निकाल भी सकते हैं। 27,000 कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, मानदेय के रूप में मिलेंगे 17,000 रुपए। कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इसके तहत एक सत्र के लिए उन्हें मानदेय के रूप में 17,000 रुपए मंजूर किए गए हैं। राज्य सरकार के द्वारा अनुदेशकों को 17,000 रुपए मानदेय के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। हाईकोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले से उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अनुदेशकों को बड़ा झटका लगा है। अनुदेशकों को एक सत्र के लिए केवल 17,000 रुपए मानदेय कोर्ट के द्वारा मंजूर किया गया है। मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 11 जिलों के 392 गांव को होगा फायदा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के दूसरे सबसे बड़े मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि नागपुर में शिरडी तक निर्माण पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री उस हिस्से का उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे का शेष हिस्सा अगले 6 महीनों में बनकर तैयार हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कर दिया ऐसा ऐलान। केंद्रीय मंत्री की तरफ से की गई इस घोषणा को कार और बाइक चलाने वालों ने हाथों हाथ लिया और इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। नितिन गडकरी के वादे के अनुसार साल 2024 में ये संभव होने की उम्मीद है। इसके बाद भी वो कई कार्यक्रमों में अपने इस वादे को दोहरा चुके हैं। गडकरी अपनी कार्यशैली को लेकर जनता के बीच खासे लोकप्रिय हैं। ऐसे में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की सस्ती कीमत को लेकर काफी आशान्वित हैं। बांग्लादेश से 7 साल पुराना बदला लेगी टीम इंडिया। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचेस की वनडे सीरीज का आगाज आज से होने जा रहा है। इस सीरीज में टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हुई। वहीं अगले साल होने वाले वर्ल्ड कप के लिहाज से टीम इंडिया के लिए ये सीरीज महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब टीम ICC इवेंट की तैयारी में जुट गई है। इस सीरीज में टीम इंडिया बांग्लादेश से 7 साल पुरानी उस हार का बदला लेगी जो उसे MS धोनी की कप्तानी में मिली थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।